हेलो फ्रेंड्स, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। तो हम बिल्कुल अपने लक्ष्य के बिल्कुल नज़दीक हैं। हमारा एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। आपने अच्छी तैयारी की है, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक जो लास्ट पार्ट है लगभग इसके अंदर ये, क्योंकि बहुत सारों ने कमेंट किए थे कि सर तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति आयाम इनके बारे में थोड़ा सा आप एक छोटा सा बना दें वीडियो, तो हमारा काफ़ी इजी हो जाएगा। तो मैंने तरंग यानी कि जो वेव्स होती है इस पर जुड़े कुछ जो जनरल छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैंने ले ली है ताकि आपका काम हो जाए। देखिए, तैयारी आपकी अच्छी है, मुझे पता है आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, आपने बहुत अच्छी मेहनत की है और लगातार डटे रहे हैं। और ऐसे ही लोग जो होते हैं जो अपने काम के प्रति जो समर्पित होते हैं, डिवोट होते हैं, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। यानी जो एक है ना अभ्यास है ना, प्रैक्टिस जो है एक अगर हैबिट बन जाए तो आप निश्चित रूप से कुछ अच्छा कर पाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है। हम आज का जो टॉपिक है तरंगे यानी कि वेव्स, ठीक है। मैंने कुछ बेसिक चीज़ें कहीं मैं भूल न जाऊँ इसलिए मैंने तरंग से संबंधित मैंने कुछ जो कॉन्सेप्ट है, अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, आवृत्ति आयाम तरंग दैर्ध्य। अनुदैर्ध्य तरंगे इसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ये होती है ट्रांसवर्स वेव्स, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ, ठीक है। एक और होता है पीरियोडिक टाइम, वाह लिख दिया इंग्लिश में, कोई बात नहीं, पीरियोडिक टाइम जिसको अपन कहते हैं आवर्तकाल। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले अपन इन दोनों की बात करें कि अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है। देखिए, ये ओरिजिन है। अब अगर कोई तरंग, जैसे मान लो कोई वेव इस प्रकार से चल रही है, ठीक है, हम इसमें टाइम लेते हैं इस डायरेक्शन में और इधर लेते हैं विस्थापन, एक्स वाई अक्ष पर विस्थापन लिया जाता है और एक्स अक्ष पर टाइम लिया जाता है। टाइम के रेस्पेक्ट ये चलती है। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट की बात करें हम, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, ये होती क्या है? इतना इजी काम। देखिए, यहाँ दो चीजें होती है। एक तो होता है माध्यम के कण, दूसरा होता है तरंग संचरण की दिशा, है ना, पार्टिकल ऑफ मीडियम, और दूसरा प्रोपगेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेटेड वेव, है ना, जो प्रोपगेट जो वेव है उसकी डायरेक्शन। हम इन दो बिंदुओं, दो तथ्यों के आधार पर हम इनकी व्याख्या करेंगे। अगर माध्यम के कण इस तरीके से चले, मतलब माध्यम के कण की जो गति है, माध्यम के कण और तरंग संचरण की दिशा अगर दोनों एक ही हो, देखिए तरंग भी इसी तरीके से इधर बढ़ रही है और माध्यम के कण भी कंपन इसी दिशा में कर रहे हैं। अगर माध्यम के कण और तरंग संचरण दोनों की दिशा सेम होती है तो उस केस में वो तरंग कहलाती है अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है। और दूसरा आता है ये इस तरीके से, माध्यम के कण और तरंग संचरण की दिशा जो है अगर अपोजिट होती है, मतलब माध्यम के कण जो है इस तरीके से ऊपर नीचे गति कर रहे हैं और तरंग संचरण की दिशा इस तरीके से है, मतलब एक तरह से अगर इसको आप कुछ नाम दे दें, ठीक है ना, P1, और इसको दे दे या P दे दें पार्टिकल्स, और इधर दे दें डायरेक्शन। यानी यहाँ पर तो पार्टिकल और जो डायरेक्शन दोनों
पैरेलल होंगे और यहाँ पार्टिकल और डायरेक्शन दोनों परपेंडिकुलर है। मतलब तरंग संचरण की दिशा इधर है एक्स अक्ष की डायरेक्शन में, और माध्यम के कण जो ऐसे ऊपर नीचे गति कर रहे हैं। ये इन दोनों का मेन डिफरेंस, और ये होता है अनुप्रस्थ तरंगे। ये आपको दोनों का डिफरेंस याद रखना है। मैं ज़्यादा इस पर और बात नहीं करूँगा, फिजिक्स का बहुत ब्रॉड लेवल का टॉपिक है, तो बस ये ध्यान रखें। फिर दोनों हो गई। अगर ऊपर नीचे परपेंडिकुलर है तो अनुप्रस्थ तरंगे, जिसको ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। और अगर दोनों की दिशा एक ही है, तरंग संचरण की दिशा और माध्यम के कंपन की दिशा, कणों के कंपन की दिशा, तो वो अनुदैर्ध्य हो जाएगा। तीसरा आता है आवृत्ति। देखिए आवृत्ति का मतलब ये हुआ, सूत्र होता है इसका n = 1/t। n आवृत्ति है और t इसका आवर्तकाल है। भले इसको आप t = 1/n लिखे, अगर n दे रखा है तो t आ जाएगा। अच्छा ये होता क्या है? प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को आवृत्ति n कहते हैं। ये आवृत्ति, ठीक है। और आवृत्ति का जो व्युत्क्रम होता है वो आवर्तकाल होता है। अब थोड़ा सा और समझने के लिए, अब आवर्तकाल t क्या है? आवर्तकाल t जो सबसे नीचे, इसको t से लिखा जाता है, इसका फॉर्मूला 1/n हो जाएगा। कोई विशेष बात है नहीं। अब इसको इस डायग्राम में देखें कि ये t मतलब क्या है। कुल मिलाकर के आवर्तकाल यानी कि टाइम है, टाइम यानी पार्टिकल यानी कण यहाँ से रवाना हुआ और यहाँ पर इसने आधा चक्र पूरा किया, ठीक है। तो पूरा चक्र कहाँ पे किया? यहाँ पर, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में किसी तरंग के किसी एक कण को यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा वो कहलाता है आवर्तकाल यानी पीरियोडिक टाइम। यानी एक चक्र पूरा करने में जो टाइम लगा वो कहलाता है पीरियोडिक टाइम या आवर्तकाल। हर कण के लिए ये अलग अलग होता है। जैसे मेरा मोशन का जो पार्ट फिक्स है, मैं घर से स्कूल और स्कूल से घर, ठीक है। तो घर से स्कूल आकर के वापस बिना रुके वापस मैं घर तक जाऊं, ये मेरा एक चक्र पूरा हुआ। इसमें जो टाइम लगा वो इस जो आपके सामने जो पार्टिकल खड़ा है बोल रहा है, इसका आवर्तकाल हुआ t, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, यानी एक चक्र पूरा करने में जो टाइम लगता है किसी पार्टिकल को, वो आवर्तकाल कहलाता है। फिर आता है आयाम। आयाम को स्मॉल a और कैपिटल A से लिखा जाता है। मतलब साम्यावस्था से कण के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। इस तरंग के लिए, जैसे मान लो ये तरंग है या कोई भी और बना लो नई है, तो ये जो है ये आपके जो अधिकतम विस्थापन जो x का मान है ये आपके आयाम कहलाता है हर तरंग के लिए। ये वाला ये अधिकतम विस्थापन ये आपकी साम्यावस्था है और इससे अधिकतम विस्थापन ये हुआ, ठीक है। ये कहलाता है आयाम, ठीक है, कोई विशेष बात नहीं। और अब आता है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का मतलब किन्हीं दो श्रृंगों के बीच की दूरी लैम्ब्डा कहलाती है तरंग दैर्ध्य। इसको लैम्ब्डा से कहलाते हैं। किन्हीं दो श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? लैम्ब्डा। बस ये इसके अंदर तरंग दैर्ध्य हुआ। अच्छा, तरंग दैर्ध्य को लिखा जाता है एंगस्ट्रॉम में, और एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा। बस ये इसके कॉन्सेप्ट मेन, और कुछ भी नहीं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, अब इसके अंदर एक और आता है कोणीय आवृत्ति। वो होता है ओमेगा, ठीक है। अब ओमेगा लिखने के लिए क्या है?
ओमेगा का जो फॉर्मूला है वो आपके हैं T इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, या ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी। अच्छा, फिर ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन, कोणीय आवृत्ति बराबर रेखीय आवृत्ति, सामान्य आवृत्ति, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपके ओमेगा और एन के अंदर भी संबंध आ गया। इन सूत्रों के बेस पे आधार पे आप कोणीय आवृत्ति निकाल सकते हो, या सामान्य आवृत्ति निकाल सकते हो, आवर्तकाल निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपके आयाम, तरंग दैर्ध्य, ये सब मैंने बता दिया। अब थोड़ा चलते हैं, कुछ अलग अलग तरह की जो तरंगें दे रखी है। यहाँ आप देखें इसका आयाम यहाँ लो पिच्ड साउंड वाली वेव है, ये लो पिच्ड साउंड वाली वेव है। यहाँ ध्यान से देखें, ये हाई पिच वाली साउंड है, उसकी वेव है। आप देखो आयाम ज़्यादा है, लेकिन कम टाइम में वो अधिकतम विस्थापन जो है वो ज़्यादा है। यहाँ सब में डिफरेंस है, ये आयाम भी ज़्यादा है और ये टाइम भी ज़्यादा है, ये डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है। इसका मतलब ये सॉफ्ट साउंड है, कोमल है ना, मुलायम, जो बिल्कुल मृदु आवाज़ आती है वो वाली। और ये है जो लाउडर साउंड है, ठीक है ना, लाउडर। ये जो है पूरी सब में डिफरेंस देख लेना, डिस्टेंस भी है और एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा है, ये कहलाती है लाउडर साउंड। आप इन चारों तरह की वेव की एम्पलीट्यूड मतलब आयाम, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, अब आप देखें पीरियडिक टाइम कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का पीरियडिक टाइम, यहाँ से यहाँ तक का एक चक्र पूरा हो रहा है। तो ये टाइम देखो यहाँ पर, ये टाइम देखो यहाँ पर, यहाँ देखो टाइम, यहाँ देखो टाइम, ये यानी सबका कैपिटल टी यानी पीरियडिक टाइम, आवर्तकाल जो कहते हैं वो अलग अलग है। तो ये आपके चार अलग अलग बता दी मैंने, लो, हाई, सॉफ्ट और लाउडर स्पीच की वेव्स का। बाकी इससे जुड़ी जो चीज़ें हैं बस ये है, इससे आपको बाहर नहीं जाना है। ये आपके तरंगों के बारे में मेन पार्ट जो है मैंने आपको बता दी। यूँ तो बाकी इसके अंदर प्रोपगेशन कांस्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें आगे, ठीक है ना, कला कोण वगैरह, कला नियतांक वगैरह, तो लेकिन ये आपके इतना हाईफाई नहीं है। आपके खाली बेसिक जो 8th और 9th लेवल तक के नीचे लेवल का पार्ट है वो मैंने इसके अंदर लिया है। बस आपको इनको अच्छी तरह समझ लेना है ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। इसके अंदर एक और आता है तरंग वेग समीकरण, v इक्वल टू एन लेमड़ा, ये कहलाता है तरंग वेग समीकरण, तरंग वेग समीकरण। और ये v तरंग का वेग, n आवृत्ति और लेमड़ा तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। तो इससे भी आप तीन चीज़ों में से कोई भी अगर दो दे रखी आप तीसरी फाइंड कर सकते हो। ये आपका तरंगों यानी कि वेव्स का जो एक बेसिक पार्ट है, बिल्कुल सिंपल लेवल पर मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, निश्चित रूप से आपके फ़ायदेमंद होगा। थैंक्स।